नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग पिछली कक्षा में जैव विविधता तथा इसका संरक्षण चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ टॉपिक किए थे। इसमें मैक्सिमम 9 प्रकार के टॉपिक हैं। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, जिनमें से हम लोगों ने ऊपर वाले 3 टॉपिक, जैव विविधता की शब्द किसने दिया था, जैव विविधता की परिभाषा क्या है और जैव विविधता का प्रकार या स्तर देख लेते हैं, और वैश्विक जैव विविधता के जो क्रम है, अलग अलग पादप जैव विविधता क्रम, जंतु जैव विविधता क्रम और वैश्विक जैव विविधता क्रम का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग भारत की जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जैव विविधता की हम लोग बात करें तो भारत का जो भूमि क्षेत्र है वो आपके 2.4% है। कितना? भारत का भूमि क्षेत्र 2.4%। लेकिन भारत की जैव विविधता प्रतिशत की बात करें तो ये है आपके 8.1%। यानी कि भूमि क्षेत्र के अकॉर्डिंग, भूमि क्षेत्र की तुलना में हमारी जैव विविधता, भारत की जैव विविधता अधिक है। इसी वजह से, इसी के कारण से भारत को महाविविध देशों में, जो 12 महाविविध देश हैं उनमें शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट मे, इन्होंने भारत की जैव विविधता पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने बताया है कि भारत में जो जंतु है, जंतु प्रजातियां हैं, वो 3 लाख जंतु प्रजातियों की अभी खोज शेष है। कि भाई इनके अनुसार 3 लाख जंतु प्रजातियां हैं, उनकी अभी तक खोज बाकी है। और पादप प्रजातियों की बात करें तो पादप जो प्रजातियां हैं, 1 लाख पादप प्रजातियों की खोज शेष है। ठीक है। और इन्हीं के अनुसार जो जंतु प्रजातियां हैं वो केवल और केवल 90,000 जंतु प्रजातियों की खोज अब तक भारत में हुई है। और पादप प्रजातियों की हम लोग बात करें तो 45,000 पादप प्रजातियों की ही अभी तक खोज हुई है। यानी कि एक रॉबर्ट मे ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया अपने अनुसार कि जो जंतु प्रजातियां हैं और पादप प्रजातियां भारत में कितनी है, तो खोज तो भारत में अब तक 90,000 जंतु प्रजातियों की हुई है और पादप प्रजातियों को 45,000 पादप प्रजातियों की खोज हुई है। और अभी तक 3 लाख जंतु प्रजातियां और 1 लाख पादप प्रजातियों की खोज शेष है। तो ये आंकड़े हम लोगों को याद रखना है कि भारत का जो भूमि क्षेत्र है वो 2.4% है, लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से भारत के अंदर जैव विविधता जो है वो 8.1% है। इसी के वजह से, इसी के कारण भारत को 12 महाविविध देशों में भी शामिल किया गया है। रॉबर्ट मे के अनुसार भारत में 3 लाख जंतु प्रजातियां और 1 लाख पादप प्रजातियों की खोज अभी शेष है, करनी बाकी खोज। और 90,000 पादप जंतु प्रजातियां और 45,000 पादप प्रजातियों की खोज की जा चुकी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैव विविधता की तप्त स्थल। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा, और कई बार सवाल बन चुके हैं इसके ऊपर, और इसके आधार पर ही बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैव विविधता के तप्त स्थल, आप लोगों ने नाम सुना होगा हॉटस्पॉट। अब नॉर्मली हमारे हॉटस्पॉट तो हम लोग मोबाइल वाला ही समझते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग जैव विविधता के तप्त स्थल पढ़ रहे हैं, यानी कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट पढ़ रहे हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देते हैं, या सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती हो, जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ये होगी आपके जैव विविधता के तप्त स्थलों की या फिर जैव विविधता के हॉटस्पॉटों की परिभाषा। ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता की अधिक जैव विविधता पाई जाती हो, जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अब ये जो हॉटस्पॉट है, ये तप्त स्थलों की अवधारणा जो दी थी, ये पारिस्थितिकविद थे नॉर्मन मेयर, जिन्होंने जैव विविधता के तप्त स्थलों की अवधारणा
दी थी। अब इन्होंने जब जैव विविधता की तप्त स्थलों की अवधारणा दी थी तो इन्होंने दुनिया में 25 ऐसे क्षेत्र छांटे थे जो जैव विविधता के तप्त स्थल थे, ठीक है, जहां पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग बात करें, लास्ट गत वर्ष की बोर्ड की जो बुक है उसके अनुसार 34 दुनिया में हॉटस्पॉट हैं, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो ये आंकड़ा हो जाता है 36 का। यानी कि हम लोग 34 लिखते हैं तो भी सही है और 36 लिखते हैं तो भी सही है, क्योंकि कई मानक पुस्तकों में 36 भी आंकड़ा दिया हुआ है, बोर्ड की बुक में भी, बोर्ड की किताबों में 34 आंकड़ा दिया हुआ है। और अगर हम लोग यही हॉटस्पॉट की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में 3 हॉटस्पॉट हैं हमारी बुक के हिसाब से, हमारी बोर्ड की किताब के हिसाब से, और वर्तमान समय में 4 हैं। यानी कि हम लोग 3 लिखें या 4 लिखें, दोनों ही सही है। तो 3 आंकड़े हमारे सामने आते हैं नॉर्मन मेयर के हॉटस्पॉटों के संबंध में। नॉर्मन मेयर ने जब हॉटस्पॉट दिए, दुनिया को हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बांटा, तो उनके सामने 25 हॉटस्पॉट थे। वर्तमान समय में 36 हैं, बुक के हिसाब से 34 हैं। भारत की बात करें तो भारत में 3 हैं, और वर्तमान समय की बात करें तो भारत में हॉटस्पॉट 4 है। अब देखो, किसी भी, अब नॉर्मन मेयर ने तो कह दिया कि भाई ये हॉटस्पॉट है 25, लेकिन हम लोग कैसे मान ले? इसके लिए इन्होंने किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने की 2 शर्तें रखी है। हॉटस्पॉट घोषित करने की शर्तें, यानी कि हम लोग ऐसे ही किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्त कौन सी है? 2 शब्द याद रखना है। एक तो आपको 0.5% प्रजातियां, ठीक है, और दूसरा हम लोगों को याद रखना है 70%। अब 0.5% क्या है और 70% क्या है? तो 0.5% ऐसे क्षेत्र जहां पर विश्व की कुल, यहां पर एक नया शब्द आ रहा है, विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियां, विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% प्रजातियां अगर उस क्षेत्र में हैं तो हम लोग उसको हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। यानी भी किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करना है तो वहां पर दुनिया की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% प्रजातियां अगर उस क्षेत्र में पाई जाती है तो वो क्षेत्र हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है। और दूसरा जो है, दूसरी जो शर्त है, जिस भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करना है उसका 70% भाग, यानी कि उस क्षेत्र की 70% प्रजातियों पर मानव गतिविधियों द्वारा, ध्यान रखना, मानव गतिविधियों द्वारा संकट मंडरा रहा हो, मानव गतिविधियों द्वारा संकट मंडरा रहा हो, यानी कि 70% भाग मानव के द्वारा उजाड़ दिया गया हो, तो हम लोग उसको जैव विविधता के तप्त स्थल घोषित कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास हॉटस्पॉट, हम लोग पढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट की परिभाषा हो जाती है ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती हो। इसकी अवधारणा नॉर्मन मेयर ने दी थी। नॉर्मन मेयर के अनुसार 25 थे, वर्तमान समय में 36 हैं, बुक के हिसाब से 34 हैं। भारत की बात करें तो वर्तमान में 34 हैं, और बुक के हिसाब से बात करें बोर्ड की तो 3 है। अब किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने की हमारे पास 2 प्रकार की शर्तें हैं। एक, विश्व की जिस भी क्षेत्र को हम लोग हॉटस्पॉट घोषित करना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% प्रजातियां मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, तो हम लोग जैव विविधता के तप्त स्थल उसको घोषित कर सकते हैं। दूसरा, जिस भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करना है उस क्षेत्र की प्रजातियों की 70% प्रजातियों पर मानव गतिविधियों के द्वारा संकट मंडरा रहा हो, संकट हो रहा हो, तो हम लोग उस क्षेत्र को जैव विविधता का तप्त स्थल घोषित कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं शॉर्ट में ही कि भाई भारत के अंदर, भारत में कितने हॉटस्पॉट है, नाम बता देता हूं, या भारत में हॉटस्पॉट या तप्त स्थल कौन कौन से हैं। तो हम लोगों के जो बुक में है वो 3 नाम है। पश्चिमी घाट पहला, दूसरा पूर्वी हिमालय, और तीसरा इंडो वर्मा, इंडो वर्मा हॉटस्पॉट, और चौथा सुंडा भी है। जो नया सिलेबस आएगा, नया सिलेबस आ चुका है, नई बुक्स आएगी बोर्ड की, उनके अंदर होगा तो हम लोग उसका भी अध्ययन साथ में करेंगे। फिलहाल हमारे पास ये 3 प्रकार के भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा। अब देखो यहां पर एक शब्द आता है कि भाई प्रजातियों के बारे में तो हम लोगों ने सुना था
कि एक ही तरह के जीव जो आपस में जनन करते हो, जनन की क्षमता रखते हो, प्रजातियां कहलाती है। लेकिन यहां पर एक नई प्रजाति आती है, शब्द आता है स्तनबद्ध प्रजातियां। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, स्तनबद्ध प्रजातियां किसको कहते हैं, तो इसके ऊपर भी सवाल बनता है। पहले मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, इस चैप्टर में उदाहरण जो है वो मोस्ट है। कई बार सवाल आते हैं उदाहरणों पर, एक एक नंबर के या दो दो नंबर के भी आ जाते हैं। यहां पर हमारा टॉपिक आ जाता है स्थानबद्ध प्रजातियां। स्थानबद्ध प्रजातियां, प्रजातियां यानी कि तो एक ही तरह के जीव जो आपस में जनन की क्षमता रखते हो, लेकिन ये स्थानबद्ध प्रजातियां क्या हैं, यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, ऐसी प्रजातियां जो कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती हो, कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती हो, जिनका विस्तार एवं वितरण सीमित क्षेत्रों में होता हो, जिनका विस्तार एवं वितरण सीमित क्षेत्रों में होता हो, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाएगी। यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनका विस्तार और वितरण दोनों ही कम हो, वो प्रजातियां उस क्षेत्र के अलावा अन्य कहीं पर नहीं पाई जाती। यानी कि कोई भी भारत के पश्चिमी घाट में प्रजाति पाई जा रही है, तो वो किसी अन्य देश में या भारत देश में उस हॉटस्पॉट के अलावा कहीं और नहीं पाई जा रही, तो वो क्षेत्र, वो प्रजातियां जो है वो उस क्षेत्र की, उस हॉटस्पॉट की स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाएगी। यानी कि ऐसी प्रजातियां जो कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हो, जिनका विस्तार एवं वितरण सीमित क्षेत्रों में होता हो, जो विश्व में उस स्थान के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती हो, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो आपको 5 नाम याद रखने हैं। लेमूर आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले, ये मेडागास्कर द्वीप समूह है, हॉटस्पॉट है। इस मेडागास्कर द्वीप समूह की ये स्थानबद्ध प्रजातियां हैं, ठीक है। मकाका बंदर और नीलगिरी तहर, 2 प्रकार की प्रजातियां हैं, एक तो मकाका बंदर और नीलगिरी तहर। ये दोनों ही भारत के पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट की स्थानबद्ध प्रजातियां, यानी कि ये दोनों प्रजातियां पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं पाई जाती। ये वहां की स्थानबद्ध प्रजातियां है। फिर आ जाओ मेटासिकोया। मेटासिकोया ये चीन के पर्वतों में, ये भी एक हॉटस्पॉट है, चीन के पर्वत, मध्य चीन पर्वत, तो वहां पर ये उसकी स्थानबद्ध प्रजातियां हैं मेटासिकोया। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा डोडो पक्षी, जो आज की तारीख में नहीं है। ये डोडो पक्षी मॉरिशस देश है, इस मॉरिशस की स्थानबद्ध प्रजातियां हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कई बार सवाल आ चुका है इसके बारे में। 2 नंबर का सवाल, स्थानबद्ध प्रजातियां किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझिए। तो स्थानबद्ध प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हो, जिनका विस्तार एवं वितरण सीमित क्षेत्रों में होता हो, वो उस स्थान के अलावा विश्व में अन्य कहीं नहीं पाई जाती हो, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों के पास 5 नाम है। लेमूर मेडागास्कर द्वीप समूह में पाई जाती है, मकाका बंदर और नीलगिरी तहर दोनों ही पश्चिमी घाट की स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। मेटासिकोया चीन के पर्वतों की स्थानबद्ध प्रजातियां हैं, और डोडो पक्षी आपके मॉरिशस की स्थानबद्ध प्रजातियां हैं। तो देखो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक ले रहे हैं। आज हम लोगों ने जैव विविधता, भारत की जैव विविधता और जैव विविधता के तथ्य स्थल के बारे में देखा। अब इसके बाद में हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है जैव विविधता का महत्व के बारे में देखते हैं कि भाई जैव विविधता से हम लोगों को क्या क्या फायदा हो रहा है, यानी कि हमारे जीवन में, हमारे पर्यावरण के जीवन में, हमारे पारितंत्र के जीवन में क्या क्या फायदे होते हैं जैव विविधता से। अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उनसे हमारे पर्यावरण को क्या फायदा हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहां पर जैव विविधता का महत्व में मोटे तौर पर हम लोग जैव विविधता को 4 भागों में बांटते हैं महत्व के आधार पर। सबसे पहला जो महत्व है आर्थिक महत्व, उसके बाद हम लोग देखेंगे औषधीय महत्व, औषधीय
महत्व। उसके बाद हम लोग देखते हैं पर्यावरणीय महत्व, और अंतिम धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व। ये 4 प्रकार के मोटे तौर पर हम लोग जैव विविधता का महत्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं आर्थिक महत्व क्या होता है। जैव विविधता का आर्थिक महत्व, देखो मैं पहले बता चुका हूं, आर्थिक यानी कि हमारा मतलब हमको फायदा क्या हो रहा है जैव विविधता से, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है आज की तारीख में पूरी दुनिया में, उससे हर विषय पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भाई जैव विविधता का जो महत्व है उसमें आर्थिक महत्व किस प्रकार, जैसा कि पहले खेत खलियान अधिक थे, लेकिन आज की तारीख में उन खेत खलियानों को बर्बाद किया जा रहा है, प्राकृतिक आवासों को बर्बाद कर दिया जा रहा है, जिसके कारण खेत छोटे पड़ रहे हैं, कृषि क्षेत्र छोटे पड़ रहे हैं और अन्य क्षेत्र जो है बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो फसलों का पैदावार है, जिस आधार पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास जो खेत खलियान है, कृषि क्षेत्र है, वो कम पड़ते जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि हमारे पास कम क्षेत्रफल है कृषि कार्य के लिए, इसमें हम लोगों को पैदावार बढ़ानी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ किस्में हम लोगों ने विकसित की है, जिसके कारण हम लोग हमारी जनसंख्या वृद्धि के दौरान उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनका हम लोग निराकरण कर सकें, उनकी मांगों की पूर्ति कर सकें। तो यहाँ पर आपके उदाहरण हैं, तो वो हम लोगों को याद रखना है। पहला उदाहरण है यहाँ पर नारिन टेन का। नारिन टेन ये एक तरह से जापानी गेहूं है, जापानी गेहूं है, जिसकी हम लोगों ने मोन्नी किस्म विकसित की है। मोन्नी किस्म का विकास किया है, जिससे कि कम समय में अधिक जापानी गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके बाद में हम लोग दूसरा उदाहरण याद करते हैं, डीजियोरुजेन। डीजियोरुजेन ये एक प्रकार का ताइवानी चावल है, ताइवानी चावल, या फिर हम लोग कह सकते हैं ताइवान का धान है। इसकी हम लोगों ने विकसित की है मोन्नी किस्म, जिससे कि हम लोग कम समय में इस ताइवानी चावल डीजियोरुजेन से कम समय में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है ओराइजा निवेरा। ओराइजा सैटाइवा आप लोगों ने नाम सुना होगा, चावल होता है जिसका चावल का साइंटिफिक नेम होता है, और ये भी एक तरह से चावल ही है, चावल की किस्म है ओराइजा निवेरा। ये आपके जंगली धान है, जंगली धान। इस किस्म को हम लोगों ने प्रतिरोधी बनाया है एक रोग के प्रति। उस रोग का नाम है ग्रासी स्टंट। ग्रासी स्टंट रोग कह सकते हैं, या फिर ग्रासी स्टंट वायरस कह सकते हैं। इसके प्रति हम लोगों ने इस किस्म को विकसित किया है, इसको प्रतिरोधी बनाया है इस रोग के प्रति, ठीक है। इसके अलावा पहले जो प्राचीन काल में या फिर आज की तारीख में हम लोगों ने देखा होगा, हमारे जो बाहर गाड़ियां चलती हैं, एरोप्लेन चलते हैं, ट्रेनें चलती है, या तो वो पेट्रोल से चलती है, डीजल से, गैस से चलती, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसे पादप विकसित किए हैं जिनके बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है, और उनसे हमारी गाड़ियां चलती है, एरोप्लेन चलती है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं जैव ईंधन, जैव ईंधन कहते हैं, या फिर उन वृक्षों को हम लोग बायोडीजल वृक्ष कहते हैं, बायोडीजल वृक्ष। अब इनके बीजों से हम लोग तेल बनाते हैं, जैव ईंधन बनाते हैं। ये जो वृक्ष हैं, 2 प्रकार के वृक्ष हैं जिनके बीजों से हम लोगों ने बायोडीजल बनाना प्रारंभ किया है, जेट्रोपा और करंज। ये 2 प्रकार के वृक्ष हैं जिनके बीजों से हम लोग बायोडीजल बनाते हैं और इससे गाड़ियां और एरोप्लेन चलाते हैं। अब सबसे बढ़िया बात यहां पर यह है कि भाई प्राचीन काल में हमारे पास डीजल की गाड़ियां थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास पेट्रोल की गाड़ियां आई, तो डीजल की गाड़ियों में इंजन अलग था, पेट्रोल की गाड़ियों में हमारे पास नया विकसित इंजन आया। लेकिन इसकी खास बात यह है, बायोडीजल बिना इंजन परिवर्तित किए हुए हम लोग किसी भी गाड़ी में डालकर उसको हम लोग चला सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा है
डीजल पेट्रोल से पर्यावरण प्रदूषित होता है और वो एक तरह से अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन यहां पर ये जो बायोडीजल है, ये बायोडीजल पर्यावरण हितैषी है, इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और ये नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। हम जब चाहें, जितना चाहें बायोडीजल वृक्षों को उगा सकते हैं, उनके बीजों की पैदावार को बढ़ाकर हम लोग उससे बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये जैव विविधता का जो आर्थिक महत्व है, इस आर्थिक महत्व के दौरान हम लोगों के पास 4 नाम हैं, नारिन 10, डिजियोरुजेन, ओराइजा निवेरा और जैव ईंधन बायोडीजल वृक्ष जेट्रोपा और करंज। यहां पर हम लोगों ने जापानी गेहूं जो नारायण 10 था, इसकी हम लोगों ने बोनी किस्म विकसित की है। डिजियोरुजेन जो था, इसकी भी हम लोगों ने बोनी किस्म विकसित की है, ताइवानी चावल है। और ओराइजा निवेरा जंगली धान जो है, इसको हम लोगों ने ग्रासी स्टंट वायरस के प्रति प्रतिरोधी बनाया है। और चौथा आपके पास है बायोडीजल वृक्ष, जिसके बीजों से जैव ईंधन बनाया जाता है, जेट्रोपा और करंज। इसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारे पास दूसरा जो महत्व है, औषधीय महत्व, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में उदाहरण मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, उस पर हम लोगों को जोर देना है। यहां पर हम लोग बात करते हैं औषधीय महत्व की, जैव विविधता के औषधीय महत्व की। तो यहां पर जैव विविधता का औषधि, देखो प्राचीन काल से ही भारत के अंदर आयुर्वेद एक बहुत बड़ा नाम है औषधियों के रूप में। तो वो प्राचीन काल से ही हम लोग छोटी छोटी चीजों से, हमारे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो फसलें हैं, उनके द्वारा हम लोग रोगों का इलाज करते हैं। तो वहीं हम लोग यहां से पढ़ेंगे कि भाई ये जो अलग अलग जीवों में जो भिन्नताएं हैं, ये हमारे औषधियों के रूप में किस प्रकार उपयोगी है। तो इसके अंदर भी उदाहरण है, तो वो हम लोगों को याद रखना है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे पूरे बोर्ड गीता में 3 से 4 बार इसका नाम आता है, पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम यानी कि अफीम। तो ये पेपेवर सोमनिफेरम हम लोगों ने पहले चैप्टर में इसको पढ़ा नशीले पदार्थ के रूप में, 14वें चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा औषधीय पादपों के रूप में, और वापस औषधीय महत्व में बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के औषधीय महत्व में हम लोग पढ़ रहे हैं पेपेवर सोमनिफेरम। ये आपके दर्द निवारक औषधियों के रूप में काम आता है, दर्द निवारक औषधियों के रूप में। इसमें 29 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन और निकोटीन जो होते हैं, ये मुख्य रूप से होते हैं। और इसमें से मॉर्फिन और कोडीन जो होते हैं, वो दर्द निवारक औषधियों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नाम आता है सिनकोना। 14वें पार्ट में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, सिनकोना ऑफिसिनेल। सिनकोना ऑफिसिनेल, सिनेलिस कर दो। ये जो है, इसके छाल से आप लोग औषधियां बनाते हैं, और वो औषधि आपके मलेरिया रोग में काम आती है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें टेक्सस बकाटा। तो टेक्सस बकाटा जो है, ये कैंसर के रूप में, कैंसर की जो औषधियां बनती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में मैं बात करूं विनक्रिस्टीन। विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन, ये दोनों ही, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन, ये दोनों ही ल्यूकेमिया रोग में इसकी औषधियों का इसके द्वारा औषधियां बनाई जाती है और ल्यूकेमिया रोग में इसका उपचार किया जाता है। ल्यूकेमिया क्या होता है? रुधिर कैंसर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया। इसके अलावा राउवोल्फिया सर्पेंटिना, राउवोल्फिया सर्पेंटिना, तो ये जो राउवोल्फिया सर्पेंटिना है, ये उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे पास औषधीय महत्व में हम लोगों को 5 नाम फिर से याद रखने हैं। पेपेवर सोमनिफेरम दर्द निवारक औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। सिनकोना ऑफिसिनेलिस मलेरिया के रूप में उपयोग किया जाता है। टेक्सस बकाटा जो है ये आपके कैंसर के रूप में उपयोग किया जाता है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो है ये ल्यूकेमिया या रुधिर कैंसर के रोग के उपचार में किया जाता है। राउवोल्फिया सर्पेंटिना जो है जो उच्च रक्तचाप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व के बारे में पढ़ेंगे और धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने
या आज की पहले की क्लास में जैव विविधता तथा इसका संरक्षण चैप्टर जो है आपके 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें एक 1 नंबर का सवाल, एक 4 नंबर का सवाल आता है, जिसके अंतर्गत जैव विविधता की हम लोगों ने परिभाषा देखी, जैव विविधता का प्रकार या स्तर देखा, वैश्विक जैव विविधता देखी, भारत की जैव विविधता देखी, और आज हम लोगों ने जैव विविधता के तप्तस्थलों के बारे में पढ़ा। और उससे अगला टॉपिक जो है जैव विविधता का महत्व जो है, इसके अंदर हम लोगों ने जैव विविधता का आर्थिक महत्व और जैव विविधता का औषधीय महत्व के बारे में भी अध्ययन किया। तो यहाँ पर मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ और एक ही बात बता रहा हूँ बार बार, अभी तक कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी के कारण हम लोग अखबारों में देखते हैं, न्यूज चैनलों पे देखते हैं, अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है। और इसके लिए हमारे पास इसका बचाव या उपचार एकमात्र वो है मास्क। मास्क अनिवार्य है, मास्क को पहने, खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें और इस देश को और इस राज्य को भी सुरक्षित रखें।